नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज हम पक्ष विपक्ष में बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन पूर्वांचल की। आज पीएम मोदी पूर्वांचल के वाराणसी में है। यहां पीएम मोदी ने वाराणसी को करोड़ों की सौगात देकर पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की है। सियासत में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। ऐसे में पीएम मोदी अभी से ही पूर्वांचल को मजबूत करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा दिल्ली की राजनीति के लिए अहम है। लोकसभा 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने सियासी अभियान भी तेज कर दिए हैं। 2024 आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल यूपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं, इसलिए पूर्वांचल को साधने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ज्यादा तत्पर नजर आ रही है। पूर्वांचल की सियासी धुरी बनारस में पीएम की जनसभा कराकर बीजेपी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, जो आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। यहां बता दें कि साल 2019 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की मछली शहर आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, लालगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी नई रणनीति के साथ वर्ष 2024 के आम चुनाव में तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी का यूपी के पूर्वांचल पर पूरा फोकस है। आज पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने के लिए वाराणसी में पहुंचे और इस दौरान कई सौगात की झड़ी लगा दी। पीएम मोदी यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखने के लिए पहुंचे। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जैसे पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट पर भारत के पहुंचने का 1 महीना पूरा हो रहा है। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान यहां काशी में है। उन्होंने कहा कि काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। आज पीएम मोदी का मिशन पूर्वांचल, इसको लेकर हम यहां पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं, पूर्वांचल में क्या कुछ प्लान है बीजेपी का और पूर्वांचल को साधने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और पूरा फोकस बीजेपी आखिरकार इस बार पूर्वांचल में ही क्यों कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो काशी को कई सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और उनके साथ तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। वाराणसी को इंटरनेशनल स्टेडियम का तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। पीएम ने कहा, माताओं बहनों की शक्ति ही मेरा सुरक्षा कवच है। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस सदियों से शिक्षा का भी बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश दुनिया के कोने कोने से लोग आकर यहां पढ़ाई करते हैं। आज इसी भावना को केंद्र में रखकर हमने यहां से अटल आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया है। आज जिन विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये इतने भव्य स्कूल हमारे यहां मजदूरी करने वाले लोगों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए हैं। यहां उनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छी और आधुनिक शिक्षा मिलेगी। जिनकी कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। बनारस के कलाकारों ने पूरे विश्व में अपनी
अलग छाप छोड़ी है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, काशी में नई परंपराओं की शुरुआत हो। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी शहर और ग्रामीण इलाकों में आयोजित की जाएगी। यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। दुनिया के कितने ही लोग यहां ज्ञान देने आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों पर 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो पक्ष विपक्ष में आज इसी दौरे को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ होंगे। फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनोज पंडित जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका मनोज जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर अरुणेश यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह भी इस डिबेट में मौजूद होंगे। डॉक्टर अरुणेश यादव, काशी वासियों को जो सौगात आज दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तारीफ करेंगे या उसमें भी कुछ ना कुछ आप चीजें निकालेंगे कि नहीं अब चुनाव का समय है इसलिए सौगातों की झड़ी लगाई जा रही है? मेरे मुंह की बात आपने खुद ही छीन ली। 10 साल तो प्रधानमंत्री जी को ध्यान नहीं आया कि साहब बनारस जो है उनका संसदीय क्षेत्र है कि वहाँ स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी बरसात के सीजन में सब लोगों ने देखा कि बनारस किस तरीके से क्योटो बना हुआ था। जो क्योटो की बात करते थे ना कि बनारस को क्योटो बना देंगे, बनारस की रोडों पे देखे कितना जल सैलाब रहा। वो पूरी बनारस की जनता ने उसका लुत्फ लिया। ठीक है ना, क्योटो नहीं बना तो क्यूट बनाने की कोशिश तो की जा रही है ना, कम से कम। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही इस तरीके का इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खासियत है। तो ऐसे इवेंट मैनेजर आप भी अपनी पार्टी में क्यों नहीं रख लेते हैं? डॉक्टर अरुणेश यादव, जो उनके इवेंट को मैनेज करते हैं उनको आप भी हायर कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है? अब हम भी सोच रहे हैं, मनोज जी से बात करते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट का आदमी हम भी रखते हैं अपने यहाँ। क्योंकि हमें तो ये चीज समझ में नहीं आती कि जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही सारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं और चुनाव के बाद सारी योजनाएं गायब हो जाती हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं। नौकरियां योगी आदित्यनाथ जी 2022 से पहले देने वाले थे, वो सारी नौकरियां गायब हो गई। उनका नौकरियों का कहीं कोई अता ही पता नहीं है कि नौकरियां कहाँ गई। 2018 से शिक्षकों की भर्तियां लंबित है, 60,000 शिक्षकों की। आपको जान के आश्चर्य होगा वो भर्तियां अभी तक बहाल नहीं हुई। 2018 के बाद से पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई, बिजली विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई। तो तमाम ऐसी नियुक्तियां हैं जो लंबित हैं। हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले उनपे भी कोई एक नया सिगूफा छोड़ा जाए। ठीक है, गंभीर आरोप लगाए हैं डॉक्टर अरुणेश यादव ने। मनोज पंडित जी क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, लेकिन तत्पर तो तब रहेगी ना जब पुलिस होगी। नए पुलिस कर्मियों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? आज जो है तो ज्यादा डिबेट करना जो है शहर में रहते हैं, उस शहर में हालत ये जब आपको चावल कच्चे हैं तो हम पूरे चावल के करके नहीं देते, एक चावल को डाल के देखते हैं, उससे साबित हो जाता है कि हमारे कुकर के चावल बने या नहीं बने। जिस जिले में डॉक्टर अरुणेश रहते हैं उस जिले की कानून व्यवस्था का आकलन पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था का आकलन हो जाएगा। छुट्टी ये नोएडा गौतम बुद्ध 32,000 कैमरे लगे हैं। आप पुलिस को चौराहे पे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी नजर, आपकी फेस चौराहे पे हर जगह डिटेक्ट किया जाता है और आप जहां कानून का उल्लंघन करेंगे वहीं धरे जाएंगे। इतने कैमरे लगे हैं आपके यहाँ कि सड़क पर चलते हुए बेटियों का दुपट्टा खींच लिया जाता है। इतने कैमरे लगे हैं। आप ऋषु जी देखिए कि स्थिति क्या है कि अगर दुपट्टा खींचा है और ऐसी हिमाकत किसी ने की है तो उसको
2 घंटे में उठा के अंदर कर दिया जाएगा। और अब तक तो सिर्फ अंदर किया जाता था, अब तो ये हालत कर दी है कि अगर उसको सही धाराओं में जेल नहीं भेजा गया तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो रिशु जी, इन सब चीजों को आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है मनोज जी मेरे पास। मैं आऊंगी आपके पास दोबारा से, लेकिन हमारे साथ सपा के प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। रविंद्र जी, 2024 चुनाव से पहले पूर्वांचल में बीजेपी पैठ बना रही है। आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी को स्टेडियम की सौगात दी है। इससे पहले पूर्वांचल को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। एक के बाद एक जो ये सौगात दी जा रही हैं, क्योंकि 2024 नजदीक है, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने में पीएचडी है। अभी लोकसभा में एक आभासी महिला विधेयक बिल पास करा के, आभासी इसलिए बोल रहा हूँ कि पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, वहाँ झूठ बोल के सबसे पहले विशेष सत्र बुलाया उन्होंने, फिर एक आभासी झूठा विधेयक पास कराया। अब झूठ बोलने के लिए वाराणसी में आ गए, उसी वाराणसी में जिसको क्वेटो बना रहे थे। क्वेटो बनाते बनाते उन्होंने क्या कर दिया। अच्छा, मतलब आप लोग तय करके आते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन के साथी हैं, तो जो कांग्रेस वाले बोलेंगे वही लाइन हमको भी बोलनी है? मेरा परिचय नहीं है, सब लोग सच्चाई बयान कर रहे हैं। कांग्रेस के साथी से मेरा परिचय नहीं है, वास्तविकता नहीं बदली जा सकती है। सरकार को आगे दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है और उस स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना होता है। स्क्रिप्ट वाला काम आपके यहाँ चलता है साहब, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट वाला काम नहीं टीवी ने एक दावा किया है आपके यहाँ सुबह 7 बजे वो में सबसे ज्यादा मंदिर आपने भी कहा ये नरेंद्र मोदी जी को उपलब्धि है कि वाराणसी में सबसे ज्यादा मंदिर गिरा दिया गया। कहने वाला इंडिया टीवी है उन्हीं के घर का। फिर 100 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 182 घरों का ध्वस्तीकरण हो गया, 300 मकानों का अधिग्रहण हो गया, 600 परिवार विस्थापित हो गए। जबकि काशी की परंपरा क्या कर रही है, भगवान शिव का मंदिर है जो पालन करता है और सृजन करता है। भगवान बुद्ध की भूमि रही है जहाँ पर तर्क के द्वारा हम अपने धर्म को स्थापित करते हैं। आदि शंकराचार्य की भूमि रही है जहाँ मंडन मिश्र से तर्क के आधार पे वो धर्म में विज्ञान को लेके आते हैं। ठीक है, वाराणसी का इतिहास सर आपको पता है, सबको पता है। वाराणसी का इतिहास सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं सर आज यहाँ पर डिबेट में। तर्क का इतिहास है जहाँ बोलने की स्वतंत्रता है। नरेंद्र मोदी तो किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। और अगर उन्होंने करना था तो बुनकरों के लिए आश्वासन देके गए थे। जब पहली बार आए थे माँ गंगा ने उनको बुलाया था। आज जो सौगातें दी हैं वो काफी नहीं है। आज जो सौगातें दी हैं वो काफी नहीं है, या आप उनको मानना नहीं चाहते हैं? क्या जी? जो सौगातें आज प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को दी हैं, आप उनको मानना नहीं चाहते हैं? अभी उस सौगात संसद में देके गए हैं जो हो ही नहीं सकता है। सौगात 15 लाख का दिया था वो भी नहीं पूरा हुआ। किसानों को आय दुगना करने का दिया था वो भी नहीं हुआ। ठीक है मनोज जी, रिशु जी ये सब झूठी सौगातें देते रहेंगे वो, किसी और के पास कुछ है भी नहीं। ना अपेक्षा हम लोग करते हैं। टाइम बड़ा कम मिलता है डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए जी। और उस पक्ष में अगर हम इतिहास भूगोल पे चले जाएंगे तो शायद ढंग से ये जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाएंगे। आप ये देखिए, डॉक्टर अरुणेश ने एक सवाल उठाया कि पुलिस में भर्ती नहीं हुई। पुलिस में जितनी भर्ती पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में हुई है, 2018 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं हुई है पुलिस। और आप ये देखिए 2018 के बाद से नहीं हुई है, 2022 में योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला है। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बोला है। और रही बात जो आप कह रहे हैं साहब कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से हमने देख रखा है कि कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। हर जिले में हर चौराहे पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है सर। ठीक है अरुणेश जी, सत्ता कभी एक जैसी तो नहीं रहती, सत्ता तो हमेशा बदलती रहती है ना। ये तो जनता के मूड के ऊपर तय होता है कि वो किसको सिरांखों पर बैठा दे और किसको नीचे उतार दे। तो आप लोग भी मेहनत करिए 2024 के लिए, आप लोग भी कुछ रणनीति बनाइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो खेलेगा वही खिलेगा, और ये बात सिर्फ क्रिकेट के पिच पर ही लागू नहीं होती है, राजनीति के मैदान में भी ये लागू होती है। बीजेपी 2024 के लिए अपनी राजनीतिक पिच को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं?
देखो साहब, हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ भी हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है अभी 500 रुपए का हमने सिलेंडर कर दिया है, ठीक है। महिलाओं को हम पेंशन दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां हम दे रहे हैं लोगों को। आप लोग बीजेपी के साथियों की तरह नहीं है कि हम ये बोल दें कि साहब सरकारी नौकरियों के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सब्सिडी देना, जो गरीब व्यक्ति को के लिए हमारे राजस्थान में आप देखिए 8 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा आपको राजस्थान। अरे डॉक्टर अरुणेश जी, आप बताइए राजस्थान के कर्नाटक में आप 27 साल से महिला आरक्षण बिल लटका हुआ था, वो पास हो गया। आप लोग क्या दे रहे हैं? आप लोग बेरोजगारों को लाठियां दे रहे हैं। अगर बेरोजगार सरकार से नौकरी मांगता है तो आप उन्हें लाठियां देते हैं। किसान अगर आपसे MSP मांगता है तो किसानों को आप लाठियां देते हैं। आपने तो अमेठी का संजय गांधी अस्पताल सिर्फ इसलिए बंद करवा दिया क्योंकि उसके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ था। कितने शर्म की बात है। अभी बरेली की खबर देख लो, अभी औरैया की खबर देख लो, अभी कन्नौज की खबर देख लो। तमाम जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में ना तो दवाएं हैं, ना वहाँ डॉक्टर है, स्ट्रेचर भी नहीं है, और अव्यवस्था की वजह से मरीज भी मारे जा रहे अव्यवस्था हैं। की आप बात कर रहे हैं, कानून को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं डॉक्टर अरुणेश यादव, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है एक बार वहां पर भी मुड़कर देख लीजिए। राजस्थान के भीतर क्या हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। राजस्थान में मैं आऊंगी आपके पास। रविंद्र जी भी हमारे साथ हैं। अपराधियों को बचाती हुई नजर नहीं आई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी अनूठी सरकार है जहां शासन और प्रशासन मिलकर अपराधियों को बचाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाया गया, कुलदीप सेंगर को बचाया गया, चिन्मयानंद को बचाया क्या गया। कह रहे हो डॉक्टर साहब? अरे भाई, हाथरस की जो पीड़िता है, आप लोग कोर्ट से भी ऊपर हैं क्या? आप लोग कोर्ट से भी ऊपर हैं क्या? ये बता दीजिए। ये तमाम मामले कोर्ट में चले हैं, तमाम मामले कोर्ट में चले हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की बातें उठाते हैं अरुणेश जी। खैर रविंद्र जी, सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं किया। ठीक है, मुझे उनसे भी बात करनी है। रविंद्र जी, सियासत में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और यूपी का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। ऐसे में पीएम मोदी अभी से ही पूर्वांचल को मजबूत करने में जुट गए हैं, लेकिन सपा पिछली बार लोकसभा से पहले जितनी एक्टिव नजर आ रही थी, क्या कारण है आप लोग इतने एक्टिव इस बार नजर नहीं आ रहे हैं? या बिल्कुल जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त अखिलेश भैया बाहर निकलेंगे डिम्पल भाभी के साथ? इसका ठीक उल्टा है जो आपने बोला था। हम उतने सक्रिय नहीं थे जितने अब हैं। हमारी साइकिल यात्रा मतलब आप मानते हैं कि पिछली बार आप सक्रिय नहीं थे? इतने सक्रिय नहीं थे। चलिए, बहुत बढ़िया, बड़े ईमानदार नेता हैं सर आप। देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा निकल रही है। अब तक 53 जिलों में जा चुकी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी अब तक 51 जिलों में जा चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री शिवपाल यादव जी अब तक 42 जिलों में जाके सम्मेलन कर चुके हैं। तो हमारी सक्रियता है। इस सक्रियता का परिणाम और कांग्रेस का सहयोग अभी घोसी में दिखा है। जिस प्रकार से घोसी में इनकी बुरी हार हुई है, उसी हार को काशी में होगा। मैं काशी के अभी आप लोग हमारे भाजपा वाले मित्र विस्थापित कर रहे थे, डिरेल कर रहे थे। जरा कानून व्यवस्था काशी की देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पुलिस पीटती है पूरी तरीके से, और कार्रवाई करने के बजाय, उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बजाय सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करके लंका थाने में बंद कर दिया जाता है। ये वहाँ की व्यवस्था है। कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट BSU के मनोज जी, आप ही से जवाब लेना है इसका जी। कार्डियोलॉजी के BSU के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं कि 1.5 साल में लगभग 2000 मरीज हमारे वहाँ से ऑपरेशन कराए बिना चले गए क्योंकि हमारे पास फंड उपलब्ध नहीं है। जब BSU के और BSU से अन्य जुड़े संस्थाओं के छात्र जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं शिक्षा के लिए, तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। यही काशी के कानून व्यवस्था है। और काशी में जो भी काम किया हो उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने किताबों में छोड़ के आभासी रूप से जैसे अभी लोकसभा में करके गए हैं। एक काम नरेंद्र मोदी जी बता दें, मैं एक काम कर रहा हूँ जो काशी जी के लिए किया गया है। एक कॉरिडोर दिखाई पड़ता है जिसका मैंने शुरू में आपको बता दिया कितने परिवार विस्थापित हुए,
100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए। चलिए आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक काम गिनवा दीजिए। मनोज पंडित जी, सिर्फ एक काम गिनवाने के लिए इन्होंने बोला है, मुझे लगता है कम से कम 20-25 तो आप बैठे बैठे गिनवा देंगे। मनोज जी, चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, शायद म्यूट किया हुआ है आपने, अनम्यूट कर दीजिए अगर म्यूट है तो। चलिए जी, मैं आऊंगी वापस आपके पास। लेकिन डॉक्टर अरुणेश यादव, जिस तरीके से लगातार पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है, और खास तौर पर अगर यहाँ काशी को लेकर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो आप भी एकदम भगवा नीति को अपना रहे हैं। काशी से मोदी पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, क्या इसीलिए काशी के लोगों पर आप भी ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? अजय राय को आपने भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अरुणेश जी, ऑडियो इशू है जी, अभी आपकी आवाज मिल पा रही है मुझे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, निश्चित तौर पे इसमें कोई गुरेज नहीं है। देश का जो पीएम की जो कुर्सी है वो उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, और उत्तर प्रदेश में भी सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है काशी है। तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि अजय राय जी मोदी जी के खिलाफ खड़े थे, मजबूत नेता है, जमीनी नेता है, तो हमने उनको जो है पार्टी का जो नेतृत्व है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कोई इसमें गुरेज नहीं है। कोई कहने में क्या गुरेज है भाई? जो मेहनत कर रहा है और जो जमीन पे काम कर रहा है उसको आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी पार्टी आगे बढ़ा रही है। हमारी पार्टी में खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित समुदाय से आते हैं। हम लोग वाकई शोषित, वंचित और जो बहुजन समाज है उनके लिए हम जेन्युइन रूप से काम करते हैं। हम दिखावेबाजी नहीं करते साहब। ऐसा नहीं है कि साहब 90 में से 3 सचिव तो ओबीसी के रख दिए और जो है फिर हम राग लाते हैं कि साहब ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी प्रधानमंत्री है। जो काम जनता के लिए होने चाहिए वो काम जनता के लिए हो रहे हैं हमारी सरकार द्वारा। चलिए ठीक है, आगे भी आपने जो तमाम गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं, मैं इस पर रहेंगे। जवाब जरूर लेती मनोज जी से, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।